अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। नाजरीन, मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू जारी है और आज मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल और उसकी तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही उन्होंने गुफ्तगू की है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अब अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। हम पर जुल्म पहाड़ तोड़े गए, हमारी गिरफ्तारियां हुई, हम पर मुकदमात बनाए गए, हमें कई कई महीने डेथ सेल में रखा गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि मुशर्रफ दौर में उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिन सऊबतों का उनको सामना करना पड़ा। ये तो मुस्लिम लीग नवाज का एक बयानिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ माजी में ज्यादती हुई है। उनको वजारत उज़्मा से जब बर्खास्त किया गया, उतारा गया, वो भी उनके साथ ज्यादती थी। उन पर मुकदमात बनाए गए, वो भी ज्यादती थी। पैनामा पेपर्स में उनका अगर नाम आया और ऑफशोर कंपनियों का जिक्र हुआ तो वो भी उनके साथ ज्यादती थी। और उसके बाद जो उन पर मुकदमात बनाए गए वो तो सरीहन उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की गई। अब सवाल ये है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई अब जहनी तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान वापस लौटने के लिए? क्योंकि जिस तरह से वो इलाज करवाने के लिए गए थे उसके बाद से तो लगता है कि वो अब खाइफ हैं और कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारी का खतरा भी है कि अगर मैं वापस आऊं तो कहीं ये ना हो कि सीधा मुझे फिर जेलों का सामना करना पड़े और मुकदमात जो उन पर बनाए गए हैं उसकी पादाश में उन्हें पाबंद सलासल किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या गुफ्तगू की है, पहले जरा ये सुन लें, फिर हम इस पर। 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। नवाज शरीफ को 2013 में हुकूमत मिली तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। 4 साल डॉलर 97, 98, 99 पे रहा, 100 क्रॉस नहीं किया। स्टॉक मार्केट 55,000 पर पहुंच गई। इन्वेस्टर्स का ढेर लग गया पाकिस्तान पर। तो कोई तो ये काम कर रहा था, फिर इकामा पर निकाल दिया और उसके बाद आज तक मुल्क के वो ट्रैक पे नहीं आ रहा। माशाल्लाह पार्टी का काम किया, लेकिन जितनी खुशी मुझे आज हो रही है शायद ही पहले कभी हो रही हो। 100 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजल से MSF पंजाब के कोने कोने में पहुंच गई है। तो नाज़रीन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ये इजलास था और गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने सुना है। जो बुनियादी बातें उन्होंने की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे और उनकी हुकूमत थी उससे पहले 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हमने कंट्रोल किया, डॉलर 100 रुपये से नीचे था और इकामा केस में उनको इख्तिदार से अलग किया गया, उनके खिलाफ साजिश हुई। ये तमाम तर बातें तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट शायद करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे? क्योंकि इससे पहले 5 मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये खबरें सामने आई और पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने यह दावा किया कि वो आने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं, यहां पर जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। अरसलान शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई अब जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं वतन वापस लौटने के लिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, मैं आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूँगा कि जिस तरीके से हमारी कायद चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जिस तरीके से पार्टी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं और जिस तरीके से हर इजला में 4 दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुस्लिम लीगियों से मिले, फिर उन्होंने परसों लाहौर में हम सब पूरे पंजाब से तंजीम के गए थे, जितने भी सदूर और PPs के कैंडिडेट और MPs जो भी साबका थे, MNAs भी। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से दिलाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने अपना फैसला अटल कर दिया और वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लाहौर पर आएंगे बिल्कुल। और ये इसमें बिल्कुल हर किसी किस्म की तैयारी, इसमें कोई मेरी अभाम नहीं है कि उनके ना आने वाली बात। उन्होंने हर तरीके से अच्छे सोच लिया है कि अब पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि उनकी एक अपनी मिसाल है कि पाकिस्तान में आज इनको जरूरत है। क्योंकि 2013 के जब इलेक्शन, आपको पता है, जब जो पोजीशन थी, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने उनका साथ दिया और 2/3 मेजॉरिटी से आए,
लेकिन वो यही कहते हैं कि जब एक पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा था और मुल्क के हर निज़ाम में, मेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट सीपैक जैसे भी, और ये मुल्क जो अंधेरे में डूबा हुआ था जहां पे रोशनी पे वो लेके आए, और दहशत गर्दी का समा था इस मुल्क में, एक एक हफ्ते में 3-4 दफा दहशत गर्दी होती थी जो उन्होंने खत्म की। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई। अली बदर साहब क्यों पाकिस्तान ऐसा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बाज़गश्त है और इससे पहले 5 मरतबा इशारा दिया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब आ रहे हैं पाकिस्तान, और ना सिर्फ पार्टी की बागदौड़ संभालेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। सर, इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जहां पर डॉलर खड़ा है, जो पेट्रोल प्राइसेस है, जो बिजली का रेट है, जो इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आप ये नहीं समझते कि अभी इस तरह के इस्तकबाल से हटकर इलेक्शंस की तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो मौक़िफ़ हुकूमत में आने से पहले भी और अभी हुकूमत खत्म होने के बाद भी, कि इलेक्शन को जल्द अज जल्द करवाया जाए और डेट दी जाए। तो इसी मामले में आप देखें, आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को बुलाया भी है, तो कोई ना कोई अच्छी नवीद, यानी कोई ना कोई अच्छा मामला नजर आ रहा है कि इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस होने जा रही है। तो असल बात यह है कि मियां साहब का तो आने का मुतालबा पीपल्स पार्टी पहले दिन से करी है। मियां साहब को पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए और अपने केसेस को फेस करना चाहिए, और मियां साहब का आना खुशाइंद है, उनका अपना मुल्क है। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का मामला है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये असल बात चलती आ रही है। ये पिछली जब खान साहब की हुकूमत आई थी तब से, जब इनकी डिसीजन मेकिंग हुई और मामला हैंडल नहीं हुए, वो ट्रेंड राइज की तरफ चलता आ रहा है। 16 माह की जो कोलिशन गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी सख्त फैसले लिए मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। अपनी सियासत सब ने डैमेज की, लेकिन जो वो तजर्बा और जो सारे मामला रखने के बावजूद समझते थे कि IMF को वो कन्विंस कर लेंगे चीजें ठीक होंगी, वो भी नहीं हो सकी। और उसके बाद निगरान हुकूमत आई है, वो देखिए मुश्किल फैसले ले रही है, बिजली चोरों को भी पकड़ रही है, डॉलर की स्मगलिंग भी रोक रही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो राइज है वो अपवर्ड ट्रेंड है। और वो मुश्किल फैसलों के बावजूद, इतनी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद महंगाई रुक नहीं पा रही है। बिकॉज इसके रोकने के लिए मुल्क के अंदर इंतखाबात का जल्द होना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का आना, तमाम स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे बैठना, मुल्क के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का डिटरमिन करना, और तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इनका एक पेज पे होके पाकिस्तान के अंदर मईशत, सियासत, अदालती अदम इस्तेकाम, जमहूरी इस्तेकाम को इकट्ठा जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम समझेंगे कि कोई एक सेक्टर को हम एड्रेस कर लें और उससे दूसरा सेक्टर उससे मुस्तफीद हो जाएगा, दिस इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एड्रेस करेंगे, मैं सर आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि जब आपकी कोalition गवर्नमेंट थी और 16 महीने इक़्तिदार में रही PDM जमातें, तो उस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इलेक्शंस के हवाले से भी आपकी हिकमत अमली एक थी, लेकिन अब 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर है और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बैक फुट पर है। और जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक और दीगर नून लीग की क़यादत ये कहती है कि CCI की मीटिंग में पीपल्स पार्टी हमारे साथ हम आवाज़ थी, अब बाहर जाकर ये अवाम को दिखाने के लिए तमाम तर बातें कर रहे हैं कि 90 रोज के अंदर नहीं, अगर इलेक्शन होते तो बड़ी ज्यादती होगी। देखिए, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की डेट चाहती है कि इस मुल्क में ये जो एक केओस और अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी आई हुई है कि लोगों को ये लग रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि आपने 90 दिन में अगर नहीं करवाने, 100 दिन में, 110 दिन, 20 दिन में सर, जब अब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। आप सब सियासी जमातें बैठी थी तो उस वक्त क्या लाइल्म थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी? उस वक्त उनको नहीं लग रहा था कि अगर नई हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे तो 100 रोज में नहीं हो सकते इलेक्शन? देखिए, हम तो बात कर रहे हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से
कि जब हल्का बंदियां भी होनी है, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन तो होने हैं, कि हल्का बंदियों के बाद जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन दे दे, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसकी तैयारी तो कर सके। इस मुल्क में ये जो अनसर्टेनिटी या केओस फैला हुआ है वो तो खत्म हो। पीपल्स पार्टी तो देखें, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि तमाम डिफरेंट आइडियोलॉजीज रखने वाली, मैनिफेस्टो रखने वाली तमाम जमातों को एक पेज पे बुला के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और फिर हुकूमत के 16 माह कंप्लीट किए। इसका क्रेडिट बिलावल साहब को जाता है। आज मुस्लिम लीग नून के लोग, उनकी अपनी सोच है, अपनी पार्टी है, अपना निशान है, अपना मैनिफेस्टो है। वो कोई भी बात करें या ना करें, उनका हमारी बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी बात इतनी है कि हमने आइन की पासदारी की बात करनी है और इलेक्शन को टाइमली करवाने की बात करनी है। अगर सीसीआई की मीटिंग में ये तय हुआ है कि इलेक्शन के अंदर थोड़ा डिले आ सकता है, तो हम तो कहते हैं कि डेट तो दे दे इलेक्शन कमीशन, डेट क्यों नहीं दे रहा? तो बात कोई गैर आईनी या गैर माकूल बात तो नहीं है, बात तो जायज है। जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे पीपल्स पार्टी के अलावा तो कोई भी इलेक्शन की डेट नहीं मांग रहा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो बिल्कुल खामोश है। उनको तो चाहिए कि इलेक्शन की डेट के लिए मुतालबा करें कि इलेक्शन कमीशन डेट दे। इसमें बुराई क्या है, गलत बात क्या है? बिल्कुल माकूल बात है। अरसलान शेख साहब, आपका भी इस हवाले से यही मौक़िफ़ है या जो दीगर लीडरशिप मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त सीखपा दिखाई देती है कि हमें अब बुरा बनाने के लिए फ्रंट फुट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ दिया है, पहले सारे फैसले हमारे साथ मुशावरत के बाद किए गए? नहीं, देखें, बात यह है कि हमारा मौका बड़ा साफ सा है कि हम किसी इदारे के साथ अभी टकराव भी नहीं चाहते। जब इलेक्शन कमीशन का ही फैसला है कि डिलिमिटेशन के बाद हमने इलेक्शन कराना है, तो जब उनका एक फैसला है और इलेक्शन की तारीख उन्होंने देनी है ये सेंसस के बाद, तो मेरा ख्याल है कि वो अपना जो प्रोसीजर है वो पूरा अडॉप्ट करेंगी और उसके बाद जाके तारीख देंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिधर इतना टाइम लेट हो गया, 1 माह 1.5-2 माह आगे पीछे, इलेक्शन कमीशन इसको अपने सेंसस के मामला सारे मुकम्मल करें, ताकि कल को ये ना, कल आप इलेक्शन की तारीख दे दे, कल MKM ये ना कहे कि जी सेंसस नहीं हुई। यहाँ पे आपको पता उन्होंने ऑलरेडी दरखास्त दी हुई है। तो तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लेना चाहिए और ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में कराची में MKM के साथ, जमात इस्लामी के साथ इसी सेंसस के मामले में डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबको इत्मीनान में लेके फिर तारीख दी जाए जो आपकी इलेक्शन की शफाफियत की सामने नजर आएगी कि आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। मेरी जाती तारीख पर अब एक जाहिर है कि इख्तलाफ तो उस वक्त पैदा हो गया ना जब आप अभी 90 रोज के अंदर आप समझते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, नई हल्का बंदियां हैं, इलेक्शन कमीशन से आप टकराव नहीं चाहते, और पीपल्स पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। जाहिर है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए, दुरुस्त कह रही पीपल्स पार्टी। लेकिन आपकी लीडरशिप ये कहती है कि हमारे साथ पहले जब नई हल्का बंदी और डीलिमिटेशन के मामले में ये बैठे थे, इस वक्त उनको सारा इल्म था, मालूम था कि नहीं हो सकते वक्त पर इलेक्शन, उस वक्त खामोश रहे, अब बोल रहे हैं। नहीं, देखें, आईने पाकिस्तान का जो है 90 डेज वाली आपकी बात, वो पहले वाली बात की, उसके बाद कानून में अमेंडमेंट हुई है और ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। तो वो इलेक्शन कमीशन अब ये 90 डेज को अपनी तैयारी, सेंसस और इन चीज़ों को मुकम्मल करने के बाद वो तारीख देगी। और मुझे नहीं समझते कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये अवाम के लिए फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी जो तारीख अर्ली मांग रही है 90 डेज वाली, या फिर वो नहीं चाहती कि कराची में सेंसस हो और ये जो दीगर जमातें हैं वो फ्री फेयर इलेक्शन में लड़ सकें। तो ये अब इनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे ये बेहतर होगा कि आप डिलिमिटेशन और सेंसस ये मुकम्मल हो जाए, उसके तहत इलेक्शन कमीशन तारीख दे, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है। जी अली बदर साहब, सर क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी इलेक्शंस को लेकर? देखिए, सेंसस तो हो चुका है, डीलिमिटेशन हो रही है और सीसीआई के अंदर ये फैसला हुआ था कि डीलिमिटेशन के अंदर जो हलकों की तादाद है वो कहीं पे चेंज नहीं होगी, क्योंकि हलकों की जब तादाद, सीटों की तादाद चेंज हो तो उसके अंदर फिर आईनी अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो लिहाजा वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लिहाजा डीलिमिटेशन जैसे ही होती है उसका टाइम पीरियड कम किया जाए, ये हमने डिमांड की थी। और दूसरा हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अगर
वो समझती है इलेक्शन कमीशन के इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो डेट अनाउंस कर दे। अब हम बात करते हैं आईनी, अगर कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करता है उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है ना जवाब है, क्योंकि सियासत ख्वाहिशात पे होती नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आइन की पासदारी करती रही है और यही आवाज उठाती रही है। इलेक्शन कमीशन जो भी काम कर रहा है उसके अंदर उनको सिर्फ इतनी ही दरखास्त करते आए हैं हम कि जनाब आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, स्केजुअल भी अपने टाइम पे दीजिएगा, डीलिमिटेशन भी कंप्लीट कीजिए, सारा प्रोसेस पूरा कीजिए, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस करें ताकि इस मुल्क में से जो केओस है, अनसर्टिनिटी है, वो खत्म हो। और पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है और समझती है कि इलेक्शन होने से ही ये जितने भी अदमे इस्तेकाम है, चाहे वो मुआशी है, सियासी है, अदालती है या जमहूरी है, ये तमाम चीजों के अंदर इस्तेकाम तभी आ सकता है जब इस मुल्क में इलेक्शन होंगे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, और उसको अवाम को हक देना चाहिए, ना कि उसके अंदर जैसे पहले मदाखलत होती रही है वैसे हो। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, यही हमारी डिमांड है। हम तो इसे, और तमाम जमातें, जैसे पीपल्स पार्टी ने पहले तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया, पीपल्स पार्टी अब भी समझती थी कि तमाम जमातों को इकट्ठे बैठ के मुल्क के अंदर चीजों को क्लैरिटी के साथ करना चाहिए। चाहे आप इलेक्शन अपने अपने प्लेटफॉर्म, अपने अपने निशान, अपने अपने आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो पे जाके लड़ें, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लड़ें, लेकिन आपस में इतना बैठ के मुल्क के अंदर तमाम मामलात को, खासतौर पे जो नेशनल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए तमाम एलाइज को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए, जिसपे अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी राय आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो फिर अपनी बात करेगी, तो हर जमात ने अपनी बात करनी है। अच्छा अरसलान शेख साहब, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि गो के जो सियासी तज्जियाकार है, ये बात इतनी आसान नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जब पीडीएम दौर था, उनके अपने भाई प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े फेवरेट प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी 2 मरतबा ये खबर सामने आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब तैयारी पकड़ चुके हैं, जिम्मेदारियां हमने तफवीज़ कर दी हैं लाहौर में, उनका बड़ा आलीशान इस्तकबाल होगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। अब 21 तारीख को अगर वो वापस आएंगे तो किस बुनियाद पर आएंगे, थोड़ा सा ये बताएं। और सवाल ये है मेरा कि क्या अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए मुस्लिम लीग नवाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही कैंडिडेट होंगे? सर देखें, आपके सवाल का ये है कि देखें जिस तरीके से ये अदलिया का मजाक उड़ाया गया जो साबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने, आपको पता है कि इन्होंने जो नेशनल असेंबली और सेनेट से जॉइंट सेशन से भी कई करारदाद मंजूर हुई, उन्होंने फारग कर दी, जिसका इख्तियार कोई नहीं था मामलात उन्होंने। अब आप देखें कि उस टाइम अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते तो उनसे क्या बई थी कि वो उनको जो अदालत उनके होते हुए कैसे मुनसिफाना शफाफ उनके फैसले होते। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी बिल्कुल ही अब फैसला कर लिया हुआ है, क्योंकि अभी अदलिया मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, और जो फाइज ईसा साहब है वो माशाल्लाह बिल्कुल जिस तरीके से आए, उन्होंने आते साथ ही अपना जो पहला केस ही फुल कोर्ट वाला अवाम के सामने पीटीवी में और तमाम चैनलों ने देखा, तो ये शफाफियत है। हम लोग भी यही चाह रहे थे, जो फाइज ईसा जो चाह रहा था शफाफियत अपने फैसलों में, ये बंदयाल साहब नहीं चाह रहे थे, तो हमें यही डर था। तो लिहाजा अब मियां नवाज शरीफ साहब का अब फैसला, अभी आप ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, और ऐसी कोई क्यासर आई या ऐसी जो मीडिया टॉक हो रही है, मैं इस पर पूरी तरह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो फैसला हो गया। हम लोग अपने हलकों में मीटिंग्स कर रहे हैं और डेली की बिना पे हमारा लाहौर से राब्ता है। हमारा मॉडल टाउन में एक पूरा कंप्लीट सेल बन चुका है जहां से हम उनको एक एक रिपोर्ट दे रहे हैं, और आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे और मीनारे पाकिस्तान में तारीख का बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला ये जलसा होगा, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की आने की तैयारी हो रही है। और दूसरी जो बात मैं आपको कहूँ कि आप कहते हैं कि ये जो इन्होंने मेरे भाई ने बात की थी कि ये इलेक्शंस की कि जो आप पीपल्स पार्टी चाहती है, तो अगर पीपल्स पार्टी देखे हमसे पहले पीडीएम में फैसला कर चुकी है, जिस तरह साद रफीक साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पहले सेंसेस होंगे, डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद
अगर ये पीपल्स पार्टी फेयर सेविंग के लिए चाहती है कि इलेक्शन के लिए, तो फिर क्या इनको क्यों रोका? जो बैठे हैं चेयरमैन साहब, ये दुबई बैठे हुए हैं, क्या इलेक्शन के लिए या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते? बुलाएं ऑल सर, पार्टी। पीएमएलएन का बुनियादी मसला ये है कि जो चीज सूट करती है वो समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक यही चीज है। अब आपने इशारा किया ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो माजी में तकारीर करते रहे जब उनकी हुकूमत नहीं थी, वो आप जरा सुन लें, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। और फिर जब 16 महीने की हुकूमत बनी, इख्तिदार उनके पास आया, तो उन्होंने सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी धड़ाधड़ बिल भी मंजूर करवाए, जिस पर उनके अपने इत्तेहादी भी तनकीद करते रहे, इख्तलाफ करते रहे, लेकिन उस वक्त उनके लिए चूंकि सूटेबल था तो उन्होंने कहा ये ठीक है। अब साबिक चीफ जस्टिस के बारे में आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी बाकी लीडरशिप भी इस तरह से कर रही है, शायद आपके लिए सूटेबल नहीं थे इसलिए आपको वो गलत लगे। अब सर क्या तब्दीली आई है कि अब अक्टूबर के महीने में वो आ जाएंगे, पहले नहीं वो आ सके? ये सर सिर्फ चीफ जस्टिस की तब्दीली है? मेरे भाई, सबसे बड़ी तब्दीली यही है ना कि देखें कि अदलिया का बोलबाला होगा, इंसाफ है, चीफ जस्टिस है, हमें पूरा उनके फैसलों पे एतमाद है। इससे पहले बंदियाल साहब, वो आपको पता है टारगेटेड फैसले कर रहे थे, वो वन साइडेड हुए थे, उनके बेंच में डिवाइड हुए थे सारे लोग। आप सोचें कि जब उनको कई दफा जब कहते थे कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, तो वो मनपसंद अपने जजेस के जरिए फैसला कराते थे, अपने मनपसंद जो जजेस होते थे। मैं भाई यही कह रहा हूं कि जब तक अदलिया में आजाद नहीं होगी, इसका इंसाफ नजर नहीं आएगा अवाम को, तो किस तरीके से फिर इन पे एतमाद होगा? तो अभी इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आपने देखी पब्लिक पल्स जो फायज ईसा साहब के मुतल्लक है, तो हमें तो ऐसे शख्स की जरूरत है जो इंसाफ करे। हम इस चीज के लिए भी कहते हैं कि इंसाफ करें कि 2017 में पैनामा का केस बना के मियां नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया गया? उस वक्त की अदलिया ने क्यों ऐसा किया? उस वक्त के चीफ जस्टिस ने क्यों ऐसा इकदाम उठाया? तो हमें इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब का क्या गलती थी मियां नवाज शरीफ साहब की कि जब उन्होंने इस मुल्क को अंधेरों से उजाले पे लेके आए? तो अगर अली बदर साहब आप भी इस पर जरा कमेंट कर दें। अब सर सियासी सूरत हाल क्या बनेगी मुल्क की अगर मियां साहब भी वापस आ जाते हैं, तो जो कि नजर नहीं आ रहा? देखिए, मियां साहब वापस आएंगे, सबसे पहले तो उनको कोर्ट के केसेस को क्लियर करना पड़ेगा। ही इज एब्सकॉन्डर राइट नाउ इन वन ऑफ द कोर्ट्स। उनको जाहिर बात है, उनको बिल्कुल उनको पकड़ा जाएगा और उनको फिर अदालत में पेश किया जाएगा, बिकॉज वो इस टाइम पे इश्तिहारी हैं कोर्ट के अंदर। तो ये एक कानूनी अमल है जिसमें से उनको गुजरना ही पड़ेगा। तो उसके गुजरने के बाद अगर उनको कोर्ट में से राइट ऑफ अपील मिलता है तो फिर एक सूरत हाल फर्क होगी, अदरवाइज तो वो अपना राइट जो है रिव्यू की सूरत में एग्जॉस्ट कर चुके हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि फिर क्या मामला बनता है। तो ये चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालती तौर पे कोई उनको रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। अदरवाइज बिकॉज मियां साहब का केस एक ऐसा केस है, अगर मियां साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है तो फिर माजी के जितने आज तक के फैसले हुए हैं उन तमाम लोगों को, खास तौर पे 184(3) के, तो उन तमाम लोग जो उस फैसले से असरअंदाज हुए हैं या जिनके खिलाफ वो फैसला गया है, चाहे वो 1 साल पुराना था, 2 साल था या 10 साल था या 20 साल था, वो तमाम के तमाम केसेस को राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। तो वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर फिर अपनी अपनी मर्जी के मामलात आगे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आप वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी जो भी फैसला करती है रेट्रोस्पेक्टिव, उसके अंदर रिलीफ होता है या नहीं होता, यानी आज से पहले जो फैसले हुए हैं उसमें उसको रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या आइंदा होने वाले केसेस में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर सारी चीज है, तो वहां पे जाके नजर आएगा कि वो क्या रिलीफ देते हैं। ठीक है, अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाज़रीन, स्टेट बैंक में आज पहली बार डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस का इजरा हुआ है और 5 बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब डिजिटल बैंकिंग जो हम अपने मोबाइल फ़ोन पर या इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं, ये है, या फिर कोई अलग किस्म की डिजिटल करेंसी भी मुतारिफ करवाई जा रही है? जैसे हम सुनते रहे हैं पहले क्रिप्टो हो या बिटकॉइन हो, इस वक्त पाकिस्तान में क्या होने वाला है? डिजिटल बैंक्स के लिए कम से कम सरमायाकारी की जो शर्त है
1.5 अरब रुपए रखी गई। ये मामला क्या? प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत के हवाले से अहम खबर यह है कि स्टेट बैंक ने आज पहली बार डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस का इजरा किया है। 5 अहम बैंकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे और पाकिस्तान में अब डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाई जा रही है। डिजिटल करेंसी क्या? बिटकॉइन, क्रिप्टो की तर्ज की होगी कि हम पाक रुपी को उसके साथ कन्वर्ट करेंगे और वो डिजिटल करेंसी जो है हमारे अकाउंट में होगी। और क्या जिन बैंक्स को हम यूज करते हैं उनमें ये करेंसी हम रखवा सकते हैं? सारा मामला क्या है? और मईशत के हवाले से कहा जा रहा है कि ये ठंडी हवा का झोंका है, पाकिस्तान की मईशत को इससे फायदा होगा। फायदा किस तरह से होगा? डॉक्टर हसनैन जावेद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लाइसेंस इजरा किया गया है, ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, क्रिप्टो की तर्ज पर होगी या कोई और सूरत हाल होगी? अच्छा मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया और ये बहुत पॉजिटिव है। देखिए, आने वाली दुनिया के अंदर जो है वो डिजिटल करेंसी यकीनन होगी। यानी आप जो आज देख रहे हैं 5000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, ये कुछ अरसे के बाद आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कोई 10 साल बाद, तकरीबन 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी से ये फौरी तौर पे डिजिटल करेंसी नहीं होगी। अच्छा, डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इनमें दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो आप लोग पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैज़ कैश हो गया, और अभी तक हम भी उसके अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि लोग करेंसी के अंदर ही डील करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं है। आपको पता है 50% से ज़्यादा तो पाकिस्तान जो है वो पढ़ लिख भी नहीं सकता। और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन तो बड़ी अजीब गरीब बात है। ये तो सिंपल बात है कि एक दुकान के ऊपर जाके पैसे उठा लिए, वो अलग बात है। तो ट्रांजैक्शन तो बड़ी दूर की बात है। चाइना के अंदर अगर मैं बात करूं तो जिस वक्त मैं चाइना के अंदर हूं तो इस वक्त मैं सारी पेमेंट्स जो हैं वो अली पे पर करता हूं, वी चैट पे करता हूं। यानी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट या डिजिटल इंटरफेस ये डिफरेंट है। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिप्टो है और कोइंस है, और तीसरा जो इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये अब तक 130 ममालिक की तरफ से सिर्फ एक्सप्लोर हुआ है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं कि हम एक करेंसी बनाई जाए जो कि डिजिटल होगी। और इसका मतलब ये है कि वो टोटल रिप्लेस कर देंगे। जैसे आप पुराने ज़माने में देख लें, कभी पत्थर होता था, फिर चमड़ा होता था, फिर उसके बाद जो है वो बाकी मामलात होते थे। लेकिन आप ये भी याद रखें कि करेंसी जो है उसकी बेस होती है, और करेंसी की बेस होती है सोना। यानी आपके पास गोल्ड कितना है, गोल्ड के टोटल रिजर्व की बेस के ऊपर आपकी करेंसी डिस्क्राइब होती है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर जिस तरीके से आपका डेटा माइनिंग होती है, उसके अंदर आप जो है वो एंड टू एंड यूजर तक पहुंचते हैं। और एंड टू एंड यूजर ये होता है कि आपकी डेटा माइनिंग का पता होता है कि कहां से लेकर कहां तक ये ट्रांजैक्शंस हुई। इससे जो है वो जब कभी आएगा और कोई इसको क्रिप्टो को इस्तेमाल करता है तो इससे पता चलता है कि किसने कहां ट्रांजैक्ट किया, किस तरह किया। तो इससे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, मामला जो है यानी पैसे की ब्राइब नहीं हो सकती, किसने किस हुकूमत से कितना पैसा लिया, ये सारे मामलात इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी इंटायरली एक डिफरेंट चीज है। इस तरीके से मशरकी कैरेबियन जो है वो यूनियन उन्होंने डी कैश के नाम से इसको मुतारिफ करवाया। बहामास के अंदर जो है वो डिजिटल करेंसी की जारी किया गया। नाइजीरिया के अंदर CBDC इस्तेमाल किया गया। अब मैं लफ्ज जो है ना वो फोकस करते हुए, आपको पाकिस्तान में याद होगा कि वकार ज़का ने ये बहुत ज़्यादा शुरू किया था और मैंने उसका बहुत साथ दिया था कि क्रिप्टो को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो लेने दे। और अभी डिजिटल करेंसी के इजरा की कतन ज़रूरत नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है वो जैसे सारी हुकूमतें, जैसे मैंने आपको बताया 130 ममालिक इसको पर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे बात करूं, अब इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं कि क्रिप्टो में और कोइंस में और बाकी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होने के बजाय हम सिर्फ इस पे फोकस करने कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लॉन्च करता है, अच्छा उसका यूनिट यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल RMB है जो पाकिस्तान के अंदर 47 रुपीस का बनता है, तो इसी तरीके से इसका मतलब है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट अगर पाकिस्तान में रुपए की जो कीमत है उसको 1 यूनिट ही लिया जाएगा और डिजिटल करेंसी जो है
वो भी उसी तरीके से होगा, लेकिन वो अब आपके मोबाइल्स वगैरह के ऊपर या किसी तरीके से भी होगा, तो वो एक यूनिट होगा, यानी करोड़ रुपए है, मैं आपकी तो बात करोड़ को रुपए मैं आपकी डिजिटल बात ही को डॉक्टर निकलेगा। साहब समझ रहा हूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि माजी में तो हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी स्टेट बैंक की तरफ से भी, और हमने देखा है, आपने इशारा दिया वकार ज़का की तरफ, तो क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड फिर पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुआ, लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए कि लोग बिटकॉइन खरीदें, और बाद में उनसे पैसे जब लिए गए तो उनको बिटकॉइन भी नहीं मिला, या उनका इल्ज़ाम यह है कि वो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गया चंद दिनों में, और इसके लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता था वो बाइनांस था। लेकिन अब ये जो सर स्टेट बैंक की पॉलिसी आई है जिसमें आप कह रहे हैं जो पाक रुपये का यूनिट है वही इस क्रिप्टो का यूनिट होगा, ये पाकिस्तानी करेंसी होगी या वही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कहलाएगी, और इसको हम अपने बैंकिंग एप्स में इस्तेमाल कर सकेंगे जो हम डेली यूज करते हैं, या इसके लिए बाइनांस ही यूज होगा? एग्जैक्ट जी, आपने बहुत अच्छा, ये बाइनेंस नहीं यूज होगा, ये इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो इसका इजरा कर रहा है, और डिजिटल करेंसी सिर्फ पाकिस्तान की है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई करेंसी एक यूनिफाइड होने जा रही है, ऐसा नहीं है, हर मुल्क की अलग अलग करेंसी है। सबसे बड़ा मैटर ये हुआ था कि जैसे रुबेल को प्रॉब्लम हुआ, उसकी सैंक्शंस लगना शुरू हो गए, रुबेल यानी रशियन करेंसी, तो रशिया जो है वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने इसके ऊपर काम किया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको चाइना का बताया, और चाइना की अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा समझाने के लिए बता सकता हूं कि वो जो ECNY जो डिजिटल थी वो फेट करेंसी थी, उन्होंने बनाई, यानी अगली तकदीर बना दी, और इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो तकरीबन एक ओलंपिक हुआ था मैच, यानी ओलंपिक मैच हुआ था, उसमें डिजिटल करेंसी यूज हुई थी तकरीबन $315 मिलियन, और उसकी पेमेंट एक ही जमाने में हुआ थी, और ये रूटर्स जिसको लिखता है कि ये फलां इस्तेमाल हुई थी, और लेकिन उसके बाद से ये जो है वो डिजिटल करेंसी पूरे चाइना के अंदर लॉन्च नहीं हो सकी। फिलहाल अब तक उसके ऊपर काम हो रहा है, यानी आप यहां समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान यानी पूरे चाइना के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अभी करेंसी की हैसियत हासिल नहीं कर सका। इसी तरीके से रशिया जो है उसने डिजिटल रुबेल बनाया, और वो भी उन्होंने CBDC को जो है वो उसकी प्रोग्रेस को फास्ट करने के लिए बनाया। अब इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, यानी उन्होंने सिर्फ पूरी दुनिया, जो मैं 130 ममालिक जब कह रहा हूं तो इसका मतलब है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो सिर्फ अभी तक पायलट प्रोजेक्ट है। ये जरूर कह सकते हैं कि ये अच्छी बात है, इसके ऊपर ये आप टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और एग्री करता हूं कि क्रिप्टो और क्रिप्टो माइनिंग और ये सारा बिटकॉइन जो था वो पाकिस्तान के अंदर बड़े गलत तरीके से भी इस्तेमाल हुआ, और बहुत लोगों को बड़े फायदे भी हुए और यकदम नुकसान भी हुए। तो अगर अर्ली तौर पे मैं रशिया की एग्जांपल दूं तो उसके अंदर VTB था, कीवी था और अल्फा रिपोर्टेड था, जिसके अंदर अगस्त 16 तक जो है वो एम्प्लॉयज को इस्तेमाल किया गया, और डिजिटल रुपये जो थी उसकी ट्रांजैक्शन शुरू हुई थी। अच्छा, लेकिन ये बाद में जो है वो कॉइन की सूरत में इस्तेमाल नहीं हो सकी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है उस पर किस तरह से असरअंदाज होगी? क्या अगर इसको पाकिस्तानी इस्तेमाल करने लगे, या पाकिस्तान में जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है उस पर अमल पैरा हो, तो मैशत में भी कोई बेहतरी आएगी ओवरऑल? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अगर ये पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक के लोग हैं अगर ये बात कर देते कि इन्होंने शोशा छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये सिंपल इतनी बात करते कि ये CBDC लॉन्च कर रहे हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये आगे इसका क्या तरीका बनेगा, और सॉवरेन डिसीजन और ज्यूरिसडिक्शंस इसकी क्या होंगी, इसकी खास ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, और इसकी ब्रॉडर जो है वो तकरीबन साइडलाइंस होती हैं। तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक है कि सेंट्रल बैंक शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी, यानी उसके अंदर जो है वो मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी को बेहतर करता है। फिर CBD जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी है, यानी उसकी सिर्फ रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल फिलहाल नहीं है। फिर CBDC जो है वो प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, जो कि पाकिस्तान के अंदर 50 लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, और लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, बेसिक ट्रांजैक्शंस ही अभी पूरी तरीके से नहीं हो रहे, और लोग जो है वो अभी तक मनी बैंकिंग जो है वो उसको नहीं सीख सके, तो इसका फायदा नहीं होता। बेसिकली ये तलाश इसलिए होता है, मैं आपको अगर इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कहाँ यूज हुआ, खास तौर के ऊपर जो IMF ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की वो ये था कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो IMF ने एस्टिमेट किया था तकरीबन जो ब्राइब हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो
जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2% ऑफ द टोटल जो जीडीपी है इसकी जो है वो पैसा खाया जाता है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसका जो है ना तरीकाकार कि कहां से आया था, किधर से आया था, इसको AML एफर्ट भी कहते हैं और गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है और एंटी करप्शन कैंपेन के तौर पे ये इस्तेमाल होगा। इसका मैंने वाइडर विजन आपको बता दिया। लेकिन अगर आप मुझे पाकिस्तान की हालात में देखें तो पाकिस्तान में तो हो रहा है, डॉलर स्मगल हो रहा है, पाकिस्तान में तो करेंसी स्मगल हो रहा है। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान, क्या आपके सेंट्रल बैंक ने ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ये कहा है कि इसको फौरी तौर पे लॉन्च होने से जो है वो लोग ट्रांजैक्शन जो है वो खत्म कर देंगे? भाई सबसे पहली बात ये है कि पहले प्रायोरिटी सेट करें। ठीक है, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब माहिर मुआशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और डिजिटल करेंसी के हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।